और उत्तेजनात्मक कार्यों को तत्काल कर देता है। जहाँ कहीं भी समाधान विवेक प्रयोजनशील कार्य है, उसे 10 बार सोचता है तब करता है। बचपन के बाद जैसे जैसे प्रौढ़ होता है, वैसे वैसे अपने में सहयोगवादी प्रवृत्ति पर शंका होने लगती है और प्राथमिकता क्रम में वह प्रवृत्ति नीचे आती जाती है। फलस्वरूप देर हो जाती है और जो समीचीन परिस्थिति थी वह बदल जाती है। बदले जाने पर और भी शंका होने लगती है और इस प्रकार सही अ, बात हो ही नहीं सकता, इस जगह पर आकर बैठ गया है आदमी। हम सही कर ही नहीं सकते, यह निर्णय कर बैठ गया है मानव। दूसरी ओर मनुष्य व्यवस्था को चाहता है। व्यवस्था कैसे सर्वसुलभ हो सकता है, लोक व्यापीकरण हो सकता है, इसके लिए यह प्रस्ताव है। मनुष्य को इसके लिए समझदार होना ही पड़ेगा। मनुष्य अपने में मानवीयतापूर्ण आचरण को हर आयाम कोण दिशा परिप्रेक्ष्यों में प्रमाणित करना ही व्यवस्था है। इससे समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व फलवती होता है। इन्हीं फलों के लिए मानव चिरकाल से स्रोत है, प्रतीक्षित है। अभी मानव ने अपनी आवश्यकता को उपयोगी माना है, दूसरे की आवश्यकता को उपयोगी नहीं माना। तभी तो एक आदमी दूसरे आदमी का, एक परिवार दूसरे परिवार का, एक समुदाय दूसरे समुदाय का, एक देश दूसरे देश का शोषण करता है। इन गवाहियों के आधार पर समझ में आता है कि मानव धर्म को, मानवीय आचरण को हमें समझने पहचानने की आवश्यकता है और इसी शरीर यात्रा में चरितार्थ करने के लिए निष्ठा साहसिकता जुटाना पड़ेगा। इसे संकल्प कहते हैं, जो प्रमाणित होने के लिए निष्ठा जोड़ लेता है। व्यवस्था में जीने की निष्ठा, प्रामाणिकता को अभिव्यक्त संप्रेषित करने के लिए निष्ठा। तीसरी जगह में निरंतर न्याय प्रदायी क्षमता को नियोजित करते रहेंगे, न्याय पूर्वक जीते रहेंगे, न्याय के लिए जिएंगे, इसकी निष्ठा। इस ढंग से न्याय धर्म सत्य के लिए निष्ठा होगी और कहीं तो निष्ठा होते हमने देखा नहीं। पूजा पाठ ध्यान में निष्ठा, ये सब जिस आवश्यकता के लिए हम करते हैं उसी को बुलंद करता है, उसी को वह बृहत बना देता है। इसके बाद है तीव्र जिज्ञासा। कहा गया है कि सर्व मोक्ष के लिए भी यही सब किया जाता है। इसी को अनादि काल से शुभ कार्य मानते आए हैं। लोक प्रचलन में इसे स्वीकृति दी है, सम्मान दिया है। इससे बहुत लोगों को राहत भी मिलती है। तात्कालिक राहत मिलने मात्र से हम व्यवस्था में जी गए, ऐसा होता नहीं। पूजा पाठ ध्यान आदि चीजों पर मुझे अविश्वास है, ऐसी बात नहीं है, किंतु उसकी एक सीमा है, वहां तक ही वह प्रभावशाली है और उसके आगे मोक्ष की जो कामना होती है, अंतिम मंजिल समाधि है, जिसमें न पाने की बात रहती है न खोने की। इस तरह हम निष्कर्ष पर आए कि भक्ति विधि से, विरक्ति विधि से, संग्रह विधि से कोई व्यवस्था उपजती नहीं। तो मनुष्य कैसे जिए? समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व पूर्वक जिया जाए, यही मानवीयतापूर्ण जीने की कला का स्वरूप बनता है। इसमें मैं जीकर देखा हूँ, यह सार्थक है, आप भी जी सकते हैं। हम इस बात पर पहुंच गए कि हर व्यक्ति को इसे जीकर प्रमाणित करना है। सार्थकता सबको स्वीकार है, सबको वरेण्य है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण मानव जाति के लिए सार्थक है। अस्तित्व में हर एक इकाई व्यवस्था में रहना चाहती है, यही उसका धर्म है। मानव भी व्यवस्था में जीना चाहता है। इस आधार पर मानवत्व उसे स्वीकार है। इसको प्रमाणित करना ही हमारा जागृति का प्रमाण है। मानवीयतापूर्ण आचरण को जब मैं प्रमाणित किया, तब हमें बोध हुआ कि मानवत्व ही हमारा स्वत्व है, वैभव है और उसी खुशहाली निरंतर बहने लगी। मैं समझता हूँ कि पूरी मानव जाति भी मानवत्व के लिए त्रसित है। मानवत्व मानव का स्वत्व है, उसे छोड़कर कहीं भाग नहीं पाएगा।
आज नहीं तो कल उस जगह पर आना ही पड़ेगा। मानव परंपरा के लिए हर मानव में इतनी बड़ी संपदा समाहित ही है, संभावना समाहित ही है। प्रमाण हर आदमी की इच्छा, आवश्यकता और उत्सव के आधार पर है। यदि एक व्यक्ति में ही यह गुण आता, व्यवस्था का, और अन्य व्यक्ति में यांत्रिकता की तरह चलता रहता, तो सब में खुशी होने की इच्छा, आवश्यकता नहीं बनती। कोई ना कोई गद्दी पर बैठा रहा है, उसे भी सुख, स्वराज्य और स्वतंत्रता नहीं मिली। गद्दी की ओर ताकने वालों को, देखने वालों को भी सुख, स्वराज्य नहीं मिला। इस विधि से पता लगता है कि अभी तक हम सभी खाली हाथ हैं। इस रिक्तता को पाटने के लिए हर मानव में चेतना विकास पूर्वक मानवत्व सहित जीना ही विकल्प है। मानव जागृत होने के लिए मानवीय शिक्षा ही विकल्प है। इसका प्रयास हमने किया है, खुशहाली के लिए किया है, किसी का उपकार करने के लिए, एहसान लादने के लिए नहीं किया। हम बोधपूर्वक, यानी अनुभव का बोध होने के आधार पर, मतलब अनुभव प्रमाणिकता है, प्रमाणिकता का बोध बुद्धि में होना, बुद्धि का प्रवर्तन होना है, उसी का नाम संकल्प है। संकल्प के आधार पर हम अभिव्यक्ति, संप्रेषित होने की इच्छा होती है, प्रमाणित करने की प्रवृत्ति होती है। हम प्रमाणित कर देखा, यह सबके लिए जरूरी है, ऐसा जानते हुए आगे का कार्यक्रम प्रस्तुत करना शुरू किया। पहले प्रयास में जीवन विद्या योजना रही, जिसमें चिंतन से प्रारंभ कर संकल्प तक जीवन क्रियाओं को स्पष्ट किया। जिसको संकल्प हुआ, उसे उसके अनुसार जीने की कला के लिए स्वाभाविक रूप से चित्रण होता है। अब से पहले संवेदनाओं के आधार पर जीने के लिए चित्रण होता रहा है। अब उसके स्थान पर प्रामाणिकता पूर्वक जीने की कला के लिए चित्रण होना प्रारंभ होता है। इसका स्वरूप है उपकार विधि। उपकार विधि से जब हम अपनी सामान्य आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को चित्रित करते हैं, तो उस समय यही निकलता है कि हम स्वयं स्वायत्त रूप में समाधान समृद्धि को प्रमाणित किए रहते हैं, तभी हम उपकार करने योग्य होते हैं। ऐसी योजना को हम कहीं छुपा नहीं पाते हैं, वह स्वाभाविक रूप में से उपकार के लिए नियोजित होती है। इस उपकार विधि से हमारी सामान्य आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं सीमित हो जाती हैं। इस सूत्र में आवर्तनशील अर्थशास्त्र स्वयं समाहित ही है, समीचीन है। मनुष्य उससे समझ सकता है, जागृति के बाद समझ में आता। इस ढंग से आवर्तनशील अर्थ व्यवस्था के साथ, अर्थात अर्थ बराबर तन मन धन, हम धार्मिकता अर्थात धर्म नीति में व्यवहार, उत्पादन व्यवस्था नियोजित हो जाते हैं, शिक्षा में नियोजित करते ही हैं। इस ढंग से मनुष्य को सभी ओर नियोजित होने का अवसर बना ही रहता है, और उन अवसरों को नियोजित करने की विधि स्वयं स्फूर्त आती है। शिल्पा दीदी रुक जाते हैं थोड़ा सा, एक बार देख ले, 3 पेजेस हो गए तो कुछ लगता है किसी को कि कुछ डिस्कस करना है, किसी पे कुछ बात हो जाए पॉइंट पे तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जी और श्रवण भैया, सिंपल अर्थों में जो हमने अभी पढ़ा, इसको हम कैसे, इसका सार क्या है जो हमने अभी पढ़ा? उपकार की बात कही गई है, उससे पहले जीवन विद्या की बात कही गई। शरण भैया हैं आप? जी भैया। तो ये जीवन विद्या योजना की बात की गई है, और उसमें शिक्षा को जो है वो उपकार की ही वस्तु माना गया है। इसको शायद कह रहे हैं कि जो समाधान, जो भी स्वायत्त मानव होते हैं, वो समाधान समृद्धि को प्रमाणित किए ही रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा समाधान हो गया और मैं समृद्धि को कर दिया, मतलब मैं अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन मेरा सुनिश्चित हो गया मेरे परिवार में, तो अब मैं जो कुछ भी करूंगा उपकार के लिए करूंगा, मैं अब कुछ पाने के लिए नहीं करूंगा ना।
मतलब मैं शिक्षा करूंगा, समाज में भागीदारी करूंगा, तो मैं वहां से कुछ लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो समाधान भी संपन्न हूँ और समृद्धि भी मेरे परिवार में प्रमाणित है। तो मैं जो कुछ भी करूंगा उपकार के लिए ही करूंगा। तो स्वायत्त मानव जो कुछ भी करता है वो उपकार के लिए करता है, फिर वो कमाने के लिए अन्य चीज के लिए नहीं करता है। तो आप देखिए ना, बहुत सारी चीजें अगर ऐसे लोग समाज में भागीदारी करते हैं, ऐसे लोग जो है वो लोकतंत्र में सरकार में आते हैं, तो वो भ्रष्टाचार वगैरह मतलब आप सारे मामले ही सॉल्व है। तो इसको जो है, और बाकी जो जीवन विद्या योजना पहला प्रयास है, दूसरा प्रयास, 3 प्रयास इसमें बताया गया था। पहला जीवन विद्या योजना है कि जिसमें भी लोगों को ये मध्यस्थ दर्शन जो कंटेंट है इससे परिचय कराना, जो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता है उसके तरफ लोगों का ध्यानाकर्षण कराना। फिर उसमें से जो लोग अध्ययन के लिए लगेंगे उनके लिए अध्ययन का व्यवस्था करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्वायत्त मानव हो सके। अब इसके बाद इसके लिए और आगे की योजना फिर शिक्षा के मानवीकरण की आती है। तो जब ज्यादा लोग तैयार हो गए तो शिक्षा के मानवीकरण की योजना आती है। उसके बाद लास्ट में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, जिसको मानवीय परंपरा बोलते हैं, उसके लिए प्रयास होगा। तो शुरुआत में जीवन विद्या योजना ही है, मतलब लोगों तक सूचना पहुंचे, लोग उसके मनन चिंतन पूर्वक अनुभव संपन्न हो, स्वायत्त मानव हो, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने लगे, उपकार विधि से जीने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, ये कार्यक्रम है। छोटा सा स्वायत्त मानव की परिभाषा थोड़ा सा अगर टच कर लें, क्या रहेगी? पीछे आया था इसलिए मैं नहीं लिया, फिर ले लेते हैं। ये पीछे आया था ना कि जब आगे फिर आएगा भैया, ये आज ही आएगा, आज ही आएगा, आज ही आएगा। और भैया ये स्वायत्त मतलब वही है जो आपने 5 पॉइंट्स नोट किए थे फ्यू वीक्स अगो, और आपने कहा था कि ये मुझे बिल्कुल अच्छे से छू गए हैं, एंड यू नो आई विल स्वयं के प्रति विश्वास, ओके, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। जी जी, ओके, हाँ बिल्कुल। तो ये सब स्वायत्त मानव के ही गुण है। ओके, अभी पेज 99 पे आने वाला है अगली रीडिंग में। इसमें सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा आया है। तो सामान्य आकांक्षा यानी आहार आवास अलंकार, और महत्वाकांक्षा यानी दूरदर्शन दूरगमन दूरश्रवण, तो उसके लिए आया हुआ है। हमें लगा कि जी दीदी कुछ बोल रही थी। हाँ जी, नमस्ते सभी को। भैया ने, श्रवण भैया, आपने अभी सारा उपकार के बारे में बताया, उसमें मैं छोटा सा एक ऐड करना चाहूंगी, जो कि ना हम सबको उसकी डेफिनेशन को समझने में थोड़ा और हेल्प करता है। जैसे बाबा जी ने जिसको बताया कि समझे हुए को समझाना, किए हुए को कराना और सीखे हुए को सिखाना। तो पहले मैं बड़ी कंफ्यूज होती थी, मैं कहती थी जो समझा हुआ है उसको क्या करवाना। तो उसका मतलब होता है कि जो आपने समझा है, जैसे आप पूरा अस्तित्व समझे हो, जीवन समझे हो, पूरे जब आप समझदार हो गए तो और किसी को समझदारी प्रदान करने के लिए हेल्प करना, फिर जो आपने सीखा है वो उसको सिखाना, और जो आप कर सकते हो, आप स्किल वाइज जैसे आप कर सकते हो, तो आप वो भी उसको करके आगे बताओ। तो उससे आप, उसका मतलब होता है उपकार करना, उससे सबका ही मतलब भला होता है, सबकी जागृति में आप सहायक बनते हैं। मैं इसको इस तरह से समझ रही। ठीक है भैया? जी बिल्कुल, बढ़िया है। अभी सुबह हैप्पीनेस चौपाल में एक प्रश्न आया था YouTube में कि मेरा पड़ोसी जो है वो झगड़ा करने को तैयार है और मैं समझदार हो जाऊं तो उससे निपटूंगा कैसे? तो मैंने यही कहा कि उससे मतलब आप 2 पड़ोसी हैं, उसका प्रभाव आप पे इतना पड़ रहा है कि आप उसके झगड़ा के कारण आवेशित हो रहे हैं और आपका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। तो इसका मतलब हम अपने लिए ही केवल सब कुछ किए। हमने उपकार विधि अभी, या तो हम अभी समझने में लगे हैं, अभी उपकार के लिए जो है वो उपलब्ध नहीं है। तो ठीक है, तब तक नासमझी टैक्स भरें, अगल बगल जो भी नासमझे समझे उनका टैक्स हमें को भरना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा हो सकता है। और नहीं तो ज्यादा परेशानी है तो FIR करिए, पुलिस करिए, मतलब जो करना हो करिए। लेकिन अगर इससे हमारी समझ पे फर्क पड़ता है तो दिक्कत है। तो ये उपकार का मतलब ये हुआ कि हम जो समझे हैं, दीदी ने बहुत अच्छा का समझे हैं, उसको समझाने के लिए अपनी योजना रखना, जो सीखे हैं उसको सिखाने के लिए अपनी योजना करना, क्योंकि वातावरण के लिए प्रयास करना पड़ेगा ना। ये भैया जो पेज 95 है, इसमें जो है ये लाइन
पूजा पाठ ध्यान में निष्ठा ये सब जिस आवश्यकता के लिए हम करते हैं उसको बुलंद करती है। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ, उसी को बुलंद करती है। मतलब जिस आवश्यकता के लिए हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें तो मतलब उसी को बड़ा बना देगी ना, उसी के लिए तीव्र जिज्ञासा होगी। अगर कहा गया है कि ये मोक्ष के लिए है तो मोक्ष के जी ये है कि पूजा पाठ ध्यान में निष्ठा ये सब जिस आवश्यकता के लिए हम करते हैं उसी को बुलंद करती है, मतलब उसी को बड़ा बना देती है, बृहद बना देता है। आगे लिखा हुआ उसी को बृहद बना देता है। और इसके बाद है तीव्र जिज्ञासा। कहा गया कि सर्व मोक्ष के लिए भी यही सब किया जाता है, इसी को अनादिकाल से शुभ कार्य मानते आए हैं। तो मतलब जो भी आप देखिए, जो भी पूजा पाठ या जो भी किया जाता है तो वो उसके पीछे कोई संकल्प होता है। मतलब मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, खैर सभी परिवारों में होता है, ऐसा नहीं ब्राह्मण परिवार में ही होता है। तो कोई भी पूजा पाठ शुरू करने के पहले संकल्प लिया जाता है कि वो किस लिए हम कर रहे हैं, तो फिर उसी संकल्प को ध्यान में रख करके उस पूजा पाठ को करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई जो है महामृत्युंजय जप करा रहा है, तो अब वो किसके लिए करा रहा है तो उसके नाम से कोई संकल्प लेता है, और कितना करना है, 1 लाख करना है, 1.25 लाख करना है, जब करना है उसका संकल्प लेता है। फिर उसी के लिए पूरा तन मन धन 1 दिन 2 दिन लगा देता है, उसी को बड़ा मानता है, उसी के लिए बृहद करता है, हवन करता है। ये बात यहाँ कहा जा रहा है। जी भैया धन्यवाद। ये इसको मैं ऐसे भी देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा ध्यान जा रहा है। इससे पहले वाली लाइन थी कि न्याय धर्म सत्य के लिए निष्ठा होगी, तो कहीं और निष्ठा होते हुए हमने नहीं देखा। पूजा पाठ ध्यान में निष्ठा, तो एक्चुअल में मतलब मेरा ध्यान कुछ कुछ ऐसा जा रहा है कि अभी हम लोगों के परिवारों में या समाज में जितना ये पूजा पाठ वगैरह भी हो रहा है, इसके भी अंत में जो हमारी चाहना है, जो जिसको जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, वो प्रिय हित लाभ के डोमेन में ही मोस्टली जो है ना वो आती है कि नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए, है ना, सेहत ठीक हो जाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये प्रिय हित लाभ वाले डोमेन में है। मेरे घर के लोग समझदार हो जाएं, मैं समझदार हो जाऊं, इस संकल्प के साथ में पूजा कोई होती हो, हम लोग करते हैं या हमारे आसपास होती हुई दिखती है या नहीं दिखती, ये हम सब लोग थोड़ा सा इस बारे में सोच सकते हैं। तो मतलब तो जिस आवश्यकता के लिए चीजें होती हैं उसी को बुलंद करते हैं। तो बेसिकली प्रिय हित लाभ ही बुलंद होता हुआ दिख रहा है। पूजा पाठ भी प्रिय हित लाभ के लिए हो रही है ना। ये कुछ कुछ जो है मेरे को इससे इस तरफ भी ध्यान जा रहा है भैया। इसमें नीचे आया भी है कि इससे बहुत लोगों को राहत मिलती है, लेकिन वो तात्कालिक राहत होती है। जैसे क्या हुआ कि हम अब दिन भर एक ही जगह फोकस हो गए, पूरा ध्यान उसी पे लगा दिए, तो फिर हमको थोड़ा शांति मिल जाएगी, हमको लगेगा कि थोड़ा राहत हुआ, और हम उसको बताएंगे भी कि आज हमको बहुत राहत है। लेकिन वो तात्कालिक होता है, ऐसा कह रहे हैं। ये व्यवस्था में जी गए ऐसा नहीं होता है। व्यवस्था में जीने के लिए न्याय धर्म सत्य ही है। जी भैया धन्यवाद। आगे बढ़े। जी भैया। कौन पढ़ेंगे? पेज नंबर कौन सा संजू जी? 97 बॉटम पैराग्राफ। नहीं, वहां से शुरू करना ना, आधुनिक परंपरा वो भी। अच्छा चलिए चलिए, इससे ऊपर वाला नीचे से। जी। मैं पढ़ूं या कोई और है वॉलंटियर? आप पढ़िए। आधुनिक परंपरा में पढ़ने लिखने के बाद धीरे धीरे मनुष्य उत्पादन से विमुख होने लगता है और अधिक से अधिक सुविधा संग्रह के लिए त्रसित रहता है, जबकि जागृति पूर्वक व्यवस्था में मानवीयता पूर्ण विधि से हमारी सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा सीमित हो जाती है और थोड़े साधनों से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। वस्तु मूल्य सतत एक सा बना रहता है, जैसे 1 किलो तिल में जो भी मूल्य यानी उपयोगिता मूल्य है वह हमेशा ही बना रहता है।
इसी प्रकार औषधि, धान, गेहूं, वनस्पति में उसका मूल्य बना ही रहता है, उसे उपयोगिता मूल्य कहते हैं। उसके बाद मनुष्य जो उत्पादन करते हैं उसमें सुंदरता मूल्य, जैसे कार बनाते हैं, रेल बनाते हैं, उसमें कला से सुंदरता जुड़ जाती है। उपयोगिता के साथ सुविधा के अर्थ में सुंदरता जुड़ती है तो सार्थकता है। इस ढंग से हमारा विश्लेषण का स्वरूप बनता है। हम उपयोगी हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं, सुंदर भी हो जाते हैं। मूल्यों के मुद्दों पर जीवन मूल्य सुख, शांति, संतोष, आनंद के नाम से जाने जाते हैं, जो जीवन की तारतम्यता का ही नाम है। मन और वृत्ति में संगीत होने पर सुख, वृत्ति और चित्त में संगीत होने पर संतोष, चित्त और बुद्धि में संगीत होने पर शक्ति एवं बुद्धि, और आत्मा में संगीत होने पर आनंद नाम दिया है। यह कुल मिलाकर जीवन संगीत है। जब हम अनुभव मूलक पद्धति से जीते हैं तो जीवन संगीत सहज है, स्वाभाविक है। जीवन की सहज अपेक्षा है, जीवन की सहज उपलब्धि सार्थकता है। आस्वादन में जब मूल्यों का सुख होने लगता है, उन मूल्यों में से मानव के साथ प्रेम, विश्वास, स्नेह, कृतज्ञता, वात्सल्य, ये सब नाम दिया। सार्थकता के साथ संबंध को जब हम पहचानते हैं तो ऐसे मूल्य अपने आप जीवन में से निकलने लगते हैं। उसका उदाहरण, जब माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है तब ममता अपने आप उमड़ने लगती है। इसके लिए कोई पंचवर्षीय योजना की जरूरत नहीं पड़ती, मूल्य खोजने की या इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मूल्य जीवन में भरे हैं, वह संबंधों को पहचानने से नियोजित होंगे। संबंधों की पहचान परिवार के अर्थ में है, समाज के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है और सह अस्तित्व के अर्थ में है। यह चारों प्रकार से संबंध का खूंटा बना ही हुआ है। हमको पारंगत होने की जरूरत है। जितने हम पारंगत होते हैं, उतने ही विशाल रूप में हम अपने को प्रमाण प्रस्तुत करने में, सार्थकता प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार मूल्यों का आस्वादन करने लगते हैं। जीवन अपने से निष्पक्ष मूल्यों का मूल्यांकन करता ही है। वस्तु मूल्य सब जगह फैला है, जबकि जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य हमारे में यानी जीवन में ही है, और जीवन अपने से इनका मूल्यांकन करता है। कितना सहज कार्य है, कितना महिमापूर्ण कार्य है। इसके लिए कहीं बाहर से संयंत्र लगाने की जरूरत नहीं है। स्वयं को स्वयं के लिए ही परीक्षण करने की बात है। इनकी सबको जरूरत है। इसकी संभावना को सर्व सुलभ बनाने में विधि की बात आती है। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय के मुद्दे पर ही शिक्षा संस्कार कार्य संपादित होता है। जब यह विधिवत संपादित होता है, जीवन जागृत हो जाता है, फलस्वरूप संबंधों को पहचानने में समर्थ हो जाता है, संबंधों को प्रयोजनों के अर्थ में पहचानता है, फलस्वरूप आदमी सुखी हो जाता है। इस विधि से हम आस्वादन तक पहुंचे। फिर आता है तुलन। प्रिय, हित, लाभ, विधि से तुलन जीव जानवर करते हैं। मानव की तुलन विधि है न्याय, धर्म, सत्य। ये ध्रुव बिंदु हैं। इसे पकड़ने की, स्वीकारने की आवश्यकता है। जैसे ही इसे हम स्वीकारते हैं तो हमारा प्रयत्न इस दिशा में होता है। अभी तक शिक्षा, संस्कार, मूल्यांकन जो भी मानव ने किया, संवेदनाओं के आधार पर किया और पूरा पड़ा नहीं, इसलिए परंपरा बनी नहीं।
इसलिए तुलन में से प्रिय हित लाभ को न्याय धर्म सत्य में विलय करने की आवश्यकता है। अर्थात न्यायपूर्ण प्रिय, न्यायपूर्ण हित और न्यायपूर्ण समृद्धि। न्याय दृष्टि से लाभ की जगह समृद्धि आ जाती है। न्यायपूर्वक उत्पादन में से हम समृद्धि के मंजिल पर पहुंचते हैं और संग्रह विधि से हम शोषण के मंजिल पर पहुंचते हैं। शोषण से हम स्वयं ही क्षतिग्रस्त होते हैं और संसार को भी क्षतिग्रस्त करते हैं। इसे सटीकता पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है, स्वीकारने की आवश्यकता है और इस पर दृढ़ संकल्प को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए मानवीय शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे हर बच्चा स्वायत्त होगा और 6 सद्गुणों से पूर्ण होगा। नंबर 1, स्वयं में विश्वास। 2, श्रेष्ठता का सम्मान। 3, प्रतिभा में संतुलन। 4, व्यक्तित्व में संतुलन। 5, व्यवहार में सामाजिक। और 6, व्यवसाय में स्वावलंबी। ऐसा स्वायत्त मानव परिवार में अपने आप समाधान समृद्धि को प्रमाणित करेगा। फलस्वरूप समाज सूत्र और व्यवस्था सूत्र अपने आप में निष्पन्न होता है। व्यवस्था और समाज का उद्गम स्थली है परिवार। इसको मैंने देखा है, यह भली प्रकार से सार्थक होता है। इसके बाद आता है व्यवस्था का स्वरूप। समझदारी के बाद व्यवस्था अपने आप उद्गमित होता ही है, बहता ही है। हर अभिभावक अपने बच्चों को सिखाता ही है, उसके बाद शिक्षण संस्थाओं में सिखाते हैं कि फिर राजगद्दी, धर्मगद्दी अपने ढंग से सिखाते हैं। इस शिक्षा से हम जो भी शिक्षा पाए उससे मानव बने नहीं हैं। अब विचार इतना ही है, प्रयत्न इतना ही है, प्रमाण इतना ही है कि हम मानव बन सके, मानव परंपरा बन सके। इससे फायदा होगा नैसर्गिकता का संतुलन और मानव में न्याय स्थापित हो जाएगा। न्यायपूर्वक व्यवस्था में जीना ही है। यह कौन सा बड़ा दुर्गम कार्य है। किंतु मानव को इसकी आवश्यकता महसूस होने की जरूरत है। अभी तक जो भी किए हैं संवेदनाओं के आधार पर किए हैं, जिससे हमारी जरूरत पूरी होने वाली नहीं। इसी से धरती बर्बाद हो गई, आदमी तो बर्बाद है ही। इसलिए आबाद होना है तो मानवीयता को पहचानना ही होगा। मानवीयता पूर्ण व्यवस्था में जीना होगा और उसकी निरंतरता की संभावना है। वर्तमान में मुद्दा है कि नैसर्गिकता के साथ अपराध रुक जाए। व्यवस्था का स्वरूप है 1, शिक्षा संस्कार में भागीदारी। 2, न्याय सुरक्षा में भागीदारी। 3, उत्पादन कार्य में भागीदारी। 4, विनिमय कोष में भागीदारी। और 5, स्वास्थ्य स्वयं संयम में भागीदारी। इन 5 आयामों में भागीदारी की व्यवस्था में भागीदारी है। यह जागृति के बाद ऐसी व्यवस्था हर आदमी से उद्गमित होती है, इस हर आदमी में प्रमाणित होती है। इस प्रकार सार संक्षेप में व्यवस्था की प्रस्तुति पूरी हुई। हर बुद्धिमान इसे स्वीकार करता है, इसे स्वीकार सकता है। कोई भी मुद्दा समझ में आते तक शोध अनुसंधान कहलाता है। शोध या अनुसंधान की हुई वस्तु जब हम प्रमाणित करते हैं तो उसका शिक्षा संस्कार विधि से लोक व्यापीकरण करना आप पहले से ही जानते हैं। लोक व्यापीकरण करना पहला मुद्दा है। लोक व्यापीकरण करते समय जो शिक्षक होते हैं वे अध्ययन विषयी विधि से, व्यवहारिक विधि से, तर्क संगत विवेक विज्ञान विधि से पारंगत होते हैं। पारंगत होने का मतलब अवधारणा से है। अवधारणा के पश्चात हर आदमी अपने ही प्रवृत्ति, अपने ही प्रयास, अपनी ही आवश्यकता से प्रमाणित होना बनता है।
प्रमाणिक होने की आवश्यकता हर आदमी में सहमति है। जब आदमी को यह महसूस होता है कि प्रमाणित होना नितांत आवश्यक है, तो आप कहाँ चुप रहेंगे, आप भी प्रमाणित होंगे ही। पहले अनुसंधान विधि से हम पाए हैं, मुझसे जो पाएंगे वह होगा अध्यवसायी विधि। अध्ययन के पश्चात स्वयं की जिम्मेदारी बोध के पश्चात शुरू होती है। बोध के उपरांत प्रमाणित करना ही होता है। Sorry, I think can you hear me? हाँ जी कंटिन्यू Still? कीजिए। हाँ जी, ये 3-4 लाइंस रह गई है, फिर आंसर पूरा हो जाएगा, फिर रुकेंगे। मेरा हेडसेट थोड़ा सा वो हो गया, तो कोई बात भी नहीं, यही रुक जाते हैं। नहीं कोई नहीं, इसको 3-4 लाइंस है, मैं पढ़ लेता हूँ, फिर कंप्लीट हो जाएगा। पहले अनुसंधान विधि से हम पाए हैं, मुझसे जो पाएंगे वह होगी अध्यवसायी विधि। अध्ययन के पश्चात स्वयं की जिम्मेदारी बोध के पश्चात शुरू होती है। बोध के उपरांत प्रमाणित करना ही होता है। किसी अवधारणा को बोध के बाद प्रमाणित करने को जब उद्यत होते हैं और संसार में संप्रेषित करने के लिए दौड़ते हैं, तो हम अनुभूत होते हैं। उसके बाद ही दूसरों को बोध होना बनता है। इस विधि से हर व्यक्ति अनुभव पूर्वक ही दूसरों को बोध कराएगा। बोलने मात्र से बोध होगा नहीं। कुछ बातें हम सुनते हैं, फलस्वरूप हमें बोध हो जाता है और हम अनुसंधान में जुट जाते हैं। मेरे विधि में भी ऐसा ही हुआ है। किंतु अधिकांश लोग अध्ययन करेंगे, अनुभव करेंगे और प्रमाणित होंगे, ऐसा मुझे समझ में आता है। तो ये इन क्वेश्चन आंसर सेशन का सबसे लंबा क्वेश्चन था। हमारा ये भी टर्म में पूरा हो गया है। रजत भाई थैंक यू। और ये जो 3-4 पेजेस अभी हमने पढ़े, बताइए इसमें कुछ बातचीत करनी हो तो। इसमें जैसे बात हो रही थी, तो ये स्वायत्त मानव का जो है ये फिर से जिक्र आ गया। पूरी बुक में पहले भी 2-3 बार आया है कि 6 गुण वाला जो है 6 सद्गुणों से पूर्ण होगा, उसको स्वायत्त मानव होगा। इसके पीछे एक वरेण्य शब्द आया था पीछे वाले में, तो शायद चर्चा हुई थी, पता नहीं। वरेण्य मतलब जो स्वीकार करने वाले, वर लिया मतलब स्वीकार कर लिया। काफी ऊपर होगा भैया, रहने दीजिए। अच्छा, पेज नंबर बताएंगे तो मैं हाईलाइट कर पाऊंगा, मुझे ध्यान में नहीं। 95 या 6 पे था, जब पिछला पढ़ रहे थे तभी था। अच्छा, जहाँ ये स्वायत्त मानव वगैरह आया था ना पहले, जब रजत भाई ने पूछा था, उसी में था। इसके ऊपर वाले पेज में 96 पेज 96। हाँ, कौन सी लाइन? ऊपर है भैया। अच्छा, यही 5th लाइन ये हो गया, यही है। वरेण्य शब्द आता है ना, हालांकि ये वरना था, वरना से वर जो है ना, वर से बना है। क्योंकि बाद में पढ़ने में भी थोड़ा शब्द खुले रहेंगे तो ठीक रहेगा। एक ना यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो जिनके पास में हार्ड कॉपीज है वो ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये सुख शांति संतोष सुख शांति संतोष आनंद में, हाँ जी, बोल्ड में जो है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है शक्ति दिया है जो। हाँ नहीं, 2 जगह पे गलती है प्रिंटिंग में। मन और वृत्ति में संगीत होने पर सुख, ये वाली बात तो ठीक है। फिर वृत्ति और चित्त में संगीत होने पर शांति आना चाहिए। यहाँ पर संतोष, यहाँ पर संतोष नहीं आएगा, यहाँ पर शांति आएगा। फिर चित्त और बुद्धि में संगीत होने पर संतोष, ये शक्ति की जगह पे संतोष, तो 2 गलती है। शक्ति की जगह पे संतोष, और जो पहले संतोष लिखा था यहाँ पर शांति होना चाहिए। प्रिंटिंग में कुछ इधर उधर हो गया। तो भैया आप इसको थोड़ा बताएंगे भी कि एक वृत्ति से क्या मतलब है, और इसको थोड़ा आप और इसको इलैबोरेट कर सकते हैं।
शरण भैया आप रखेंगे? ऐसे ही पैराग्राफ पे ही रखे हैं या वो पांचों जीवन क्रिया वाला टेबल रखते हैं सामने तो ज्यादा आसानी से बात होगी? टेबल आ जाए तो और अच्छा होगा। ठीक है, मैं रखता हूँ भैया। एक्चुअली जीवन मूल्य जो है मतलब नीचे सारा आया है स्थापित मूल्य, यानी जो 9 स्थापित मूल्य होते हैं, 9 शिष्ट मूल्य होते हैं, और 6 मानव मूल्य होते हैं, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, और 4 जीवन मूल्य है। मूल्य यानी उपयोगिता, तो मानव की उपयोगिता तो ये वाला है। तो इसमें मन और वृत्ति के बीच में जब तालमेल होता है, इसी से हो जाएगा भैया। ठीक है। तो मन और वृत्ति के बीच में जब हार्मनी होती है, तालमेल होता है, यानी मन जो है वो शरीर के और संवेदनाओं के दबाव में ना, जो ऊपर से आ रहा है चिंतन पूर्वक जो न्याय धर्म सत्य का तुलन हो रहा है, उसके आधार पे आस्वादन करता है, अर्थात मूल्य मूलक लक्ष्य मूलक आस्वादन करता है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भैया वृत्ति से क्या मतलब हुआ? ये दीदी, ये जब हमने जीवन क्रिया पे बात की थी ना, तो जहाँ पर विचार है उस जगह को जीवन में जहाँ पर विचार आ रहे हैं उस जगह को वृत्ति कहा, है ना। जहाँ पर हमें आशा रहती है, मतलब हमें अच्छा लगे बुरा अच्छा लगे ये वाली चाहना, या जहाँ पर अच्छा लगता है बुरा लगता है, उस जगह को मन कहा। तो ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, ये 5 जो है ऑर्बिट्स हैं, या 5 क्या कहें, जीवन में 5 पार्ट्स हैं बेसिकली, क्रम से देखते हुए। तो शरीर से जुड़ते हुए मन, फिर उसके और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं तो विचार या वृत्ति, और गहराई में जाते हैं तो चित्त, और गहराई में बुद्धि, और भी गहराई में बिल्कुल मध्यांश जो है, जो कोर है, उसको मैं कह रहे हैं, उसी को आत्मा भी कह रहे हैं। तो जो सुख शांति संतोष आनंद जो था वो ये था बेसिकली कि मन और वृत्ति में हार्मनी रहे, है ना। वो जो संगीत था, संगीत शब्द था ना, मन और वृत्ति में संगीत, मतलब मन और वृत्ति में हार्मनी रहे तो सुख, चित्त और वृत्ति में हार्मनी रहे तो शांति, बुद्धि और चित्त में हार्मनी रहे तो संतोष, और आत्मा और बुद्धि में हार्मनी हो तो उसको आनंद वाला जो है वो कह रहे हैं। तो अभी जो है हमारे अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो इनर डिस्कॉर्ड है बेसिकली, उसी को ही विषमता के रूप में, उसी को ही दुख के रूप में पहचानते हैं। तो अंदर कहाँ कहाँ पर डिस्कॉर्ड हो सकता है, वो मन और वृत्ति के बीच में डिस्कॉर्ड हो सकता है, वृत्ति और चित्त के बीच में डिस्कॉर्ड हो सकता है, और चित्त और बुद्धि के बीच में हो सकता है, और उसके ऊपर हो सकता है। तो अगर हार्मनी होगी तो सुख, है ना, हार्मनी होगी तो सुख, हार्मनी नहीं होगी तो दुख। चित्त और वृत्ति में हार्मनी होगी तो शांति, हार्मनी नहीं होगी तो अशांति, ऐसा जो है कह रहे हैं। चरण भैया आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, ऐड कीजिए प्लीज। बढ़िया भैया, बस इतना ही जोड़ना था कि एक्चुअली मन से ज्यादा थोड़ा सा ताकतवर बल जो है वृत्ति है, वृत्ति से ज्यादा चित्त है, चित्त से ज्यादा बुद्धि है, बुद्धि से बड़ी आत्म बल है। तो जब मन के प्रभाव में वृत्ति आती है तो फिर वहां पर एक हार्मनी नहीं होती है, एक तालमेल नहीं होता है, और वहां पर एक द्वंद्व पैदा होता है, अपने अंदर ही एक विषमता पैदा होती है, जिसको हम दुख के नाम से जानते हैं। जब मन वृत्ति के प्रभाव में आता है, अर्थात तुलन जो है वो मतलब एक बोलते हैं ना, पवित्र विचार ही मनोबल है। तो विचार पवित्र का मतलब ही हो गया कि तुलन जो है न्याय धर्म सत्य को की होने लगता है। तो मन और वृत्ति के बीच में एक बढ़िया तालमेल हार्मनी हो जाती है, उसको सुख बोले, जैसा भैया बोल रहे थे। वैसे ही अगर वृत्ति के प्रभाव में चित्त है और वृत्ति जो है वो प्रिय हित लाभ के तुलन में रत है, तो फिर वो क्या होगा कि एक हार्मनी वहां नहीं होगी, तो फिर वो अशांति होगी। अगर हार्मनी होती है तो शांति होती है। ये स्टेप वाइज होगा भैया कि पहले
शांति, फिर संतोष, और फिर शब्द का अर्थ नहीं जो कह रहे उपलब्धि जो है ये स्टेप वाइज होगी, तो हाँ दीदी स्टेप वाइज होगी। पहले हाँ हाँ पहले सुख की अनुभूति होगी, है ना, फिर वहां पर स्थिरता है तो शांति की तरफ, है ना, फिर वहां पर स्थिरता तो संतोष की तरफ, फिर वहां पर स्थिरता तो आनंद की तरफ। एक्चुअली इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि वृत्ति में तुलन अगर न्याय का होता है ना, तो फिर हम मूल्यों का निर्वाह करते हैं। तो मन और वृत्ति के बीच में जो समाधान होता है उसको तो स्वयं में समाधान होने से मन और वृत्ति में तालमेल होता है, उसको सुख बोलते हैं। वृत्ति और चित्त के बीच में तालमेल का मतलब ये हुआ है कि परिवार के अंदर समृद्धि का भाव होता है, तो उसी को हम, परिवार में समृद्धि होती है तो शांति होती है, अर्थात वस्तु का भी अभाव नहीं होगा और मूल्यों का भी अभाव नहीं होगा, तो उसको शांति बोलते हैं। इसी तरह से चित्त और बुद्धि के बीच में जो है वो जो हार्मनी है उसको संतोष बोलते हैं, और ये समाज में अभयता के रूप में आता है, क्योंकि बोध व्यवस्था का होता है ना। व्यवस्था का मतलब संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का, सामाजिक नियमों का बोध होता है। फिर हम स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार की दृष्टि से जीते हैं। तो बुद्धि और चित्त के बीच में हार्मनी होती है तो समाज में अभयता होती है, जिसको फिर बोलते हैं संतोष पूर्वक हम जी सकते हैं। फिर बुद्धि और आत्मा के बीच में जो हार्मनी होती है तो आत्मा चूंकि अनुभव रत हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो वो जो हार्मनी है उसको बोले हैं कि फिर व्यवस्था, अस्तित्व, सह अस्तित्व समझ में आ जाता है, फिर वो आनंद की स्थिति है। तो जो मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, उसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। समाधान बराबर सुख, समृद्धि बराबर शांति, अभय बराबर संतोष और सह अस्तित्व बराबर आनंद। भैया ऐसे भी इसलिए बोलते हैं ना, जितना है उसमें तसल्ली होना को भी संतोष बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जितना है उसमें, उसी में संतुष्टि बोलते हैं उसको, उसको संतोष नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसको जितना है उतने में जी लो, संतोष करना सीख जाओ। हालांकि वो बनता नहीं है, वो शब्द चूंकि लाया तो गया है, लेकिन संतोष होता थोड़ी है। संतोष कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। अभी तो कंप्रोमाइज को संतोष बोलते हैं ना, अरे जितना में है उतने में संतोष करो ठीक है, होता तो है नहीं संतोष, तो वो शब्द लाया गया। संतोष एक्चुअली क्या होता है? संतोष जो है वो पूर्णता के अर्थ में तोष मतलब एक जो समाज है ना, तो मतलब जो पूर्णता के अर्थ में जो सब कुछ मिलना, तो समाज में अगर अभयता है, मतलब कोई समाज में कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, सब मानव को पहचानते हैं और मानव के साथ व्यवहार और तालमेल, मतलब हम आराम से एक, मतलब घर में बैठे हैं फिर भी हमारे अंदर एक भाव आ रहा है नहीं समाज में सब कुछ ठीक है, उसको संतोष बोलते हैं। जीवन में ही आता है ये सभी, समाधान, समृद्धि, अभय, यानी सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये जीवन की ही, इसीलिए इसको जीवन मूल्य बोला गया। यही जीवन की उपयोगिता है। जीवन इसके लिए ही त्रिषित है। जीवन जो है, जो सारा अभ्यास कर रहा है, परिवार में मूल्यों का अभ्यास कर रहा है, कृतज्ञता का, गौरव का, या जो धीरता, वीरता, उदारता का अभ्यास कर रहा है, उस सारा अभ्यास अपने मूल्य को पाने के लिए, अपनी करने के लिए, और वो उपयोगिता सुख, शांति, संतोष, आनंद ही है। आनंद ही चरम उपलब्धि के रूप में कहा गया। तो सारे मूल्यों का अभ्यास जीवन मूल्य जी। और शांति का मतलब आपका मूल्यों में स्पष्टता होना, और वो आपके विचारों के साथ बिल्कुल तालमेल में होना, मूल्यों का निर्वाह होना। तो और वो आपके तो उसमें विचार अलग हो नहीं सकते ना, अगर होगा तो? विचार, देखिए सही विचार मतलब हमारा आपका विचार अलग कब होता है? जब हमारी आपकी मान्यताएं अलग होती हैं। जैसे विचार, स्वयं के बारे में क्या विचार आएगा कि मैं जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ, जीवन 10 क्रिया संपन्न है, उसको समझा नहीं हूँ इसलिए परेशानी है, ये अपने बारे में आएगा। संबंधों के बारे में क्या आएगा कि मेरा संबंधी भी ऐसा ही है, वो भी जीवन है, शरीर को चलाता है, समाधान नहीं होने के कारण दुखी है, समाधान होगा तो सुखी होगा। उसके साथ हमारा जो संबंध है उसमें मूल्यों को पहचानना है, निर्वाह करना है, ये संबंध के स्तर पे पहचान में आएगा। अब इसमें हमारा आपका विचार क्या क्या अलग होगा? तो निश्चित विचार जो है व्यवस्था के अर्थ में विचार है, इसीलिए बोले हैं ना कि समझ है तो गलती नहीं, या गलती समझ, तो मानो जो है समझ में एक है, गलती में अनेक है। तो समझ में एक का मतलब ये है कि फिर विचार में कोई भिन्नता का बात ही नहीं आएगा, सवाल ही नहीं आएगा।
वो तो समझ नहीं है, तो फिर विचार में भिन्नता है। जैसे अभी वस्तुओं के बारे में देखेंगे तो पानी पीने से प्यास बुझता है। अब इसमें हमारा और आपका अलग अलग क्या विचार होगा? वो सही बात है। मैं पर अशांति जैसे उसको सोचने की कोशिश कर रही हूँ, क्या किस किस परिस्थिति में हम इस चार्ट को रखते हुए समझेंगे। परिवार में संबंधों में ठीक से और परिवार में संबंधों में ठीक से जीना नहीं बन रहा है तो परिवार में अशांति, ऐसा देख सकते हैं। ओके, ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। तो ये भैया 01 में, तो उसी में है कि किसी अवधारणा को बोध के बाद प्रमाणित करने को जब उद्धत होते हैं और संसार में। दीदी एक सेकंड। अब ये वाला जो बोल्ड वाला लिखा हुआ था वहां पर, जहाँ सुख शांति संतोष आनंद वाला था, आपकी जो बात है उसी से रिलेटेड है या उससे आगे बढ़ रहे हैं दीदी? आगे 101 में जो अच्छा, नहीं तो फिर एक सेकंड रुके दीदी, ये वाली स्लाइड आई हुई है तो इसमें ना थोड़ी सी बात 1 मिनट और कर लेते हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद हम ये जीवन क्रिया वाली स्लाइड देख रहे हैं। तो शरण भैया ने अभी काफी अच्छे से एक पॉइंट की तरफ इशारा किया, बोला भैया ने, उसको मुझे लगा थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया जाए। ये जो 5 शक्ति है, 5 बल है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, इसमें नीचे से ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे बल बढ़ रहा है। मतलब मन से वृत्ति ज्यादा बलवान है या बलशाली है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। वृत्ति से चित्त जो है वो ज्यादा बलशाली है। बुद्धि की जो बल है वो इनसे भी ज्यादा है, और उसके बाद में आत्मा या मैं का जो बल है वो इन सबसे ज्यादा है। तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है ना दीदी, मतलब ये इस चीज को हम थोड़ा सा देख लें, इससे बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष में क्लियर होता है कि अभी मन के अनुसार विचार चलते हैं या विचार के अनुसार मन चलता है, ये देखने की बात है। इसको हम सब अपने अंदर और अपने आसपास जो है, जो लोग जी रहे हैं, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, कि नीचे से ऊपर की तरफ दबाव बन रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ गाइडेंस जा रही है, ये जो है ना, ये देखने की बात। क्योंकि अगर नीचे से दबाव बन रहा है और ऊपर वाली शक्तियां, ऊपर वाले बल जो है वो नीचे वाले बल के अधीन लग रहे हैं, तो ये अव्यवस्था है। क्योंकि नेचुरल जो व्यवस्था है उसमें जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वो ज्यादा ज्यादा बल ज्यादा बल है, मतलब हाँ, है ना, बलशाली बोले हैं। तो अब वृत्ति जो है वो मन को गाइड करे, ये तो नेचुरल व्यवस्था है ना। जैसे एक ऑफिस में भी देखें तो कोई सीनियर व्यक्ति है, वो जूनियर व्यक्ति को गाइड कर रहा है तो लगता है कि भाई यहाँ ऑफिस ठीक है ना। जूनियर लोग ही जो है वो ऑफिस चला रहे हैं और सीनियर आदमी जो है वो उसका ध्यान ही नहीं है, वो जूनियर आदमी के कंट्रोल में है, तो फिर तो अव्यवस्थित लगेगा ऑफिस। तो मन किसी तरफ गया और फिर मन ने जिद कर ली कि भैया वो मेरी माननी चाहिए, और पूरा का पूरा विचार जो है ना वो मन की बात कैसे मेटीरियलाइज हो जाए उसके लिए लगना शुरू हो गया। तो ये अव्यवस्था है ना, ये अपने अंदर का डिस्कॉर्ड है। तो ये मतलब मेरे को ये पूरा का पूरा मॉडल जो है ना, बिल्कुल हम जब व्यवहारिक तौर पर देखते हैं, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि इससे ना हम अपने आप को भी जांच पाते हैं कि हाँ, हमारा भी डिजाइन ऐसा है और हर मानव का जो है वो ऐसा ही है। तो अगर विचार में गया तो उसके बाद में मन में कोई भी, जैसे अभी श्रवण भैया कह रहे थे, पवित्र विचार ही मनोबल है ना। तो विचार में पवित्रता क्या है, न्याय धर्म सत्य विचार में आ गया तो पवित्र विचार हो गए। उसके बाद में मन कहीं उल्टी पुल्टी जगह पे नहीं भटकता। जो जितना ये भ्रष्टाचार हो रहा है, जितना अपराध हो रहा है, जितना हम ये सारे है ना क्राइम चैनल्स और अव्यवस्था वाली चीजें देखते हैं, वो सारी की सारी क्योंकि मन जो है वो वृत्ति के अधीन नहीं है, वो वृत्ति में भी न्याय धर्म सत्य नहीं आया है। प्रिय ही तालाब में मन ही वृत्ति की तरफ दबाव डालता है। ये डिस्कॉर्ड है, ये विषमता है, ये डिसहार्मनी
है ना। इसको इस तरीके से मुझे लगा कि बात आई है तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, प्रैक्टिकली भी शायद इसको देखने से आसान है। संजीव भैया, थोड़ा और भी मतलब ये बहुत अच्छा है आपने जैसे बताया, इसको ऐसे वृत्त और चित्त के भी ऐसे सब थोड़ा थोड़ा आप सबके लिए एक एक करके उस पर थोड़ा और मतलब कर सकते, कि मन और वृत्ति में तो बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी आई है जैसे आपने बताया अभी। तो चित्त में भी अभी क्या है, अभी तक ना ह्यूमन बींग्स जो है, और हम लोग भी अपने आप को भी देखें तो अभी हम भी अध्ययन कर ही रहे हैं, तो हमने जितनी अभी पहले बोला कि हम ना भ्रमित अवस्था में मानव 4.5 क्रिया में जी रहा है ना। तो 4.5 क्रिया में क्या है कि जो ये चित्त वाला पार्ट है, जो ये जो चित्त है, इसमें सिर्फ चिंतन वाली क्रिया रही है। ऐसा हमने, आपको याद है ना जब हमने जीवन क्रिया वाला ये किया था, 4.5 क्रिया में सिर्फ चित्रण वाली क्रिया हो रही है, ये चिंतन वाली क्रिया नहीं हो रही है ना। तो बेसिकली चित्त ही अपने में अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। तो जब ये पूरी तरह से एक्टिव नहीं है तो ये वृत्ति को गाइड क्या करेगा, है ना। तो जब तक हम अपने चित्त में ये चिंतन वाला पार्ट, साक्षात्कार वाला पार्ट, जो हमने पहले बोला भी था कि अस्तित्व में 2 तरह की वास्तविकताएं हैं, इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर वास्तविकताएं है। तो इंद्रिय गोचर वास्तविकताएं चित्रण तक रहती है। चित्रण मतलब मन में एक अपने हमारे जीवन में चित्र बनता है, चित्र इंद्रिय गोचर वास्तविकताओं का बनता है। तो ये चिंतन वाला जो पार्ट है, साक्षात्कार वाला है, ये ज्ञान गोचर वास्तविकता है कि कुछ व्यवस्था अव्यवस्था होती है चीज, कुछ सही गलत होता है, कुछ न्याय अन्याय होता है, ये क्या होता है इसकी स्पष्टता होना, मतलब ये चिंतन साक्षात्कार एक्टिवेट होना। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो फिर जो वृत्ति जो है फिर वो चित्त से गाइडेड होती है। अगर अगर चित्त ही पूरी तरह से क्रियाशील नहीं है तो वृत्ति भी मनमानी करती है, अधूरेपन के साथ में है अपने, और उसी से ही जो सारा का सारा विषमताएं और डिस्कॉर्ड जो है, डिसहार्मनी जो है होता है। तो जैसे जैसे हमारी ऊपर की तरफ हमारा अपना ध्यान जाता है हमारे, और हम उसके ऊपर काम करते हैं, यही सारा का सारा काम एक्चुअल में अध्ययन है, जो जिसको हम ये अध्ययन कह रहे हैं, जो हम अभी ये कर रहे हैं और जो हम आगे और गहराई में जाएंगे आने वाले समय में और करेंगे। तो ये अपने आप को समझना, यही जो है, ये जो है ना इसका पहला स्टेप है। तो अपने आप को समझता हूँ तो मैं व्यवस्थित होता हूँ, इसको इसको जो है समाधान वाली स्थिति कह रहे हैं। तो मुरली दीदी, जो आप कह रहे थे कि एक लेयर और ऊपर जाए, तो जो बोला उससे कुछ क्लियर हुआ दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है, क्लैरिटी हो रही है बिल्कुल। संजीव जी, आस्किंग फॉर अ सिली क्वेश्चन, नहीं, नहीं, मन और वृत्ति को डिफरेंशिएट कैसे करें? क्योंकि मुझे लग रहा है कि विचार ही मन है, मतलब मन, या फिर दूसरा थॉट आ रहा है कि मन कंटेनर है और उसके अंदर जो उठने वाले विचार हैं वो वृत्ति है। तो भैया ये ना, आप ये जीवन क्रिया वाली ना कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखिए दोबारा से, हम्म। है ना, क्योंकि ये बड़े डिटेल से डिस्कस किया गया है। और ये पूरा का पूरा जो मध्यस्थ दर्शन है, जो जीवन विद्या है, जितनी हम ये गहराई की बात कर रहे हैं, उसका जो जो काफी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है ना, अवधारणा जो है, ये जीवन को इस तरीके से रखना, इस तरीके से देख पाना, और हम उसको रोजमर्रा की जिंदगी में वेरीफाई कर पाए कि हाँ भैया, मेरा भी जीवन ऐसा ही है ना, है ना। तो ये जिस तरह से जितनी हमने अभी 10 मिनट में बात की, इस तरह से मोस्टली हम शिविर वगैरह में करते हैं तो 5, 7, 10 घंटे इसके ऊपर पूरी बात होती है। और हमारे भी इन सेशंस में रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, आप ये वाली रिकॉर्डिंग्स देखिए। श्रवण भैया का एक शिविर है, उसमें भी 5-6 घंटे में अच्छी बात हुई है, उसको है ना, वो कभी यहाँ पर ग्रुप में शेयर हुआ है। आपको चाहिए हो तो दोबारा से शेयर करें, आपके पास में है। मैं देखूंगा पुराने उसमें जाके, मैं पता करूंगा इसके बाद। तो इसको जो है ना, ये जीवन जो है, ये इसके ऊपर हमने पहले काफी लंबी बात कर चुके हैं। तो इसीलिए आपको ये लग रहा है शायद कि ये सिली क्वेश्चन है, क्योंकि शायद अगर आपने वो पुराने सेशंस अटेंड नहीं किए थे तो आपको डिस्कनेक्टेड सा लगेगा ये। तो ये जीवन को जो है, जीवन जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर के अलग अलग हमारे पार्ट्स है ना भैया, जैसे हम कहते हैं दांत है, हार्ट है, आंख है, हाथ है, पैर है, तो ये इन सबको मिलकर शरीर कह रहे हैं। तो इसी तरह से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इसको मिलाकर जीवन कह रहे हैं।
है ना। और इनकी लेयर्स ऐसे है, ये अगली वाली स्लाइड में, तब हमने जो ये स्लाइड्स तो आपके पास में है मेरे ख्याल से, शेयर किया हुआ है हमने, इसको इस तरीके से भी ना जैसे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल मध्यांश में, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, वहां पर हम मैं को रखा हुआ है ना। और फिर फर्स्ट ऑर्बिट में बुद्धि है, सेकंड ऑर्बिट में चित्त है, थर्ड ऑर्बिट में वृत्ति है, फोर्थ ऑर्बिट में मन है, और फिर हमारा शरीर है। ठीक है। तो मन जो है ये शरीर से जुड़ने वाला जीवन का पहला पार्ट है। ठीक है। तो अगर मन को भी मन को लगाकर हम जीवन को नहीं समझ, शरीर की तरफ ही देखता रहता है और शरीर के माध्यम से ही सुखी होने की कोशिश करता है, भ्रमित अवस्था में ये सबसे बड़ी गलती होती है, शरीर के माध्यम से सुखी होने की कोशिश करना। क्योंकि मन को अभी वृत्ति का आभास नहीं है, तो मन ज्यादा स्ट्रांग है और मन के अधीन वृत्ति है, तो सारा विचार जो है वो मन को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है, और मन जो है वो शरीर के माध्यम से सुखी होने में लगा। मन कोई सिंगल एंटिटी है या मन इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स जो कि वृत्ति से आ रहे हैं? नहीं, तो अभी वो धीरे धीरे शब्द, अभी क्या है कि वृत्ति में विचार है, ये वापस जो देखें तो जो वृत्ति जो है ये पार्ट ऑफ जीवन है, और इसमें होता क्या है, इसमें विचार है। ठीक है। मन क्या है, मन में आशा, आशा मतलब अच्छा लगना, बुरा लगना, अच्छा लगने की आशा, सुखी होने की आशा, ये मन में रहता है। तो अच्छा लगना बुरा लगना जहां हो रहा है उसको हम मन कह रहे हैं, है ना। जहां विचार है उसको हम वृत्ति कह रहे हैं। जी, ठीक है। आशा यहाँ पे होप से मतलब नहीं है, होप देन आशा, मतलब एक्सपेक्टेशन भी, हम मोस्टली जो हमारे साथियों ने शब्द रखा हुआ, एक्सपेक्टेशन रखा हुआ, एक्सपेक्टेशन ऑफ हैप्पीनेस। जी। तो ये जो है ना, इसको आप देखेंगे, कभी लगेगा अब साथियों की सबकी कुछ स्थिति और पहले से भी बेटर होगी, तो कभी एक बार दोबारा से 1 घंटा जीवन क्रिया में कभी लगे, एक सेशन लगाएं। चरण भैया, आप जैसे साथियों का रिक्वेस्ट हो वैसा कर सकते हैं, एक बार वो कंप्लीट हो जाए तो जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अगर कुछ दोबारा से भी बात करनी हो तो रिवाइज भी कर सकते हैं। अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है दीदी। तो अभी मैं इसको रोक के वापस बुक जो है वो रख देता हूँ। अब शिल्पा दीदी कुछ और कह रही थी, बताइए दीदी। भैया मैं पूछी थी, जो पेज 101 में हमने पढ़ा अभी लास्ट, तो उसमें बोध के उपरांत प्रमाणित करना ही होता है, और फिर कि उसके मतलब हम संप्रेषित करते हैं तो हम अनुभूत होते हैं। तो आई थॉट कि पहले मतलब बोध के बाद अनुभूति होती है, फिर प्रमाणिकता होती है। तो ये मतलब क्या कह रहे हैं मतलब इस चीज को, जैसे चार्ट में भी मतलब उसके ऊपर अनुभव है फिर प्रमाणिकता है, शरण जो भैया, किया था। शरण भैया हैं क्या लाइन पे? अच्छा, शरण भैया दिख नहीं रहे मेरे को मीटिंग में, क्या डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। अच्छा दीदी दोबारा से बोलिए, मैंने आपके प्रश्न को ध्यान से नहीं सुना। भैया मैं कह रही थी, जो आपने जैसे चार्ट भी दिखाया, तो उस बोध के ऊपर अनुभव आता है, फिर उसके साइड में प्रमाणित होना बनता है। तो इसमें जैसे कहते हैं कि इसमें मतलब अनुभूत होते हैं, जब हम संप्रेषित करते हैं तो हम अनुभूत होते हैं। तो मतलब वो पहले होता है संप्रेषणा करना, प्रमाणिकता करना, या पहले बोध के बाद अनुभूत होते हैं फिर हम प्रमाणित होते हैं? तो दीदी इसको ना देखिए, प्रैक्टिकली देखें तो अगर हम भी आपसे बात कर रहे हैं, है ना, तो मतलब मैं तो बिल्कुल क्लियरली ऐसा कह सकता हूँ, और आप भी अपना आंकलन करते ही होंगे, मैं अनुभव संपन्न नहीं हूँ, है ना। अभी बोध भी नहीं हुआ है ना। मैं भी आप लोग जैसे समझ रहे हैं वैसे ही समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में बात तो कर ही पाते हैं ना। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। ये वाले प्रश्न भी ना आदरणीय नागराज जी से मतलब कई लोगों ने पूछे कि बाबा जी पूरा समझकर ही समझाया जाए या पूरा ना समझा हो तब भी समझाया जा सकता है। तो
बाबा जी ने भी उसका यही आंसर दिया कि ये सब अपने अपने में देखेंगे कि कैसे, जिसका पूरा समझकर समझाने का मन बनता है वो पहले पूरा समझ ले फिर समझाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जैसे जैसे समझ रहे हैं वैसे वैसे उनको शेयरिंग करने में अच्छा लगता है और अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। तो जो है वो जितना उनको थोड़ा बहुत समझ में आया उतना जो है वो सामने वाले के सामने रख सकते हैं। मैं इसको घर के 2 बच्चों में देखता हूँ ऐसे, जैसे हमारी 2 बेटियां हैं, इसमें देखा कि जब बड़ी भैया बीच में से आवाज जा रही वाली है। जो छोटी वाली 6th में पढ़ती थी। अच्छा कोई नहीं, अभी ठीक है? हाँ जी भैया। अभी ठीक है, ओके। तो 2 बेटियां हैं, इतनी बात आ गई थी। हाँ जी। हाँ, 8वीं क्लास वाली बिटिया 6ठी क्लास वाली बिटिया को मैथमेटिक्स में हेल्प कर सकती है कि नहीं कर सकती है? जी जी ठीक है, कर सकती है। कर सकती है। तो 8वीं वाली को पूरा मैथमेटिक्स आता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आता पूरा। बिल्कुल नहीं आता ना, पूरा तो अभी नहीं आता, लेकिन 6ठी वाली को जितना चाहिए उतना आता है ना। तो हमारे साथ भी शायद आपकी जो स्थिति है और हमारे को, हम भी जहां से समझ रहे हैं वो सब लोग इतनी ही क्लैरिटी के साथ में बात करते हैं कि भैया हमारे को भी पूरा तो हम भी नहीं समझे हैं, लेकिन तुमने जितना समझना है उतनी मैं बात तुम्हारे साथ में कर सकता। जी भैया। है ना, तो मतलब वो हमारी भी स्थिति कुछ कुछ जो है वो आपके साथ में है। और कभी कभी आपके कोई ऐसे प्रश्न आएंगे जिनकी जिनकी तरफ हमारा भी ध्यान नहीं गया होगा, हमारी भी क्लैरिटी नहीं होगी, तो हम भी कह देंगे कि भैया ये इसको अभी हम भी नहीं समझे तो इसको पेंडिंग में रख लेते हैं। जी भैया धन्यवाद। और बताएं। आगे बढ़े फिर। हाँ जी। मैं पढ़ लेती हूँ भैया। ठीक है। पहले से जो प्रचलित परंपराएं हैं और उसमें उनमें फंसा हुआ जो आदमी है उसके बारे में आपका नजरिया क्या है? उत्तर, देखिए आपने 2 शब्द प्रयोग किए हैं, परंपरा, सामान्य आदमी। मैंने परंपरा को जो समझा हूँ उसे 4 भागों में प्रस्तुत करता हूँ। शिक्षा, धर्म गति, राज्य गति, व्यापार गति। यही परंपरा के कर्णधार है, मौका है। इसी में एकारांतर से हर व्यक्ति सफर करता है। मैंने जो देखा है परंपराएं पूर्णतः झरझर हो चुकी है, इसलिए इसमें सफर करने वालों को ये कुछ दे नहीं सकते। परंतु ये चारों परंपराएं इतना ढींग हाँकते हैं कि हम सब कुछ आपको तारने के लिए ही शुरू किए हैं, लगाए हैं। किंतु तरता हुआ एक सेकंड, मैं ना स्क्रीन से ही पढ़ रही हूँ तो जस्ट ठीक है। किंतु तरता हुआ एक आदमी भी नहीं दिखा, बल्कि जो तारने वाला है वह भी उसी में डूब गया। मैंने कहा कि परंपराएं सब सड़ चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं। सार्थकता का स्रोत है तो मनुष्य। मैंने अध्ययन किया है, हर मनुष्य कम से कम 51% से अधिक ही सार्थक है। मनुष्य सुधर सकता है, परंपरा सुधरने के स्थान पर दूसरी परंपरा ही स्थापित होगा। परंपरा सुधरने वाला नहीं, सुधरने में उसमें वस्तु नहीं है। सार्थक शिक्षा हो, निरर्थक शिक्षा हो, सार्थक राज्य हो, निरर्थक राज्य हो। शिक्षा की परंपरा, राज्य की परंपरा तो रहेगी ही। जैसे वर्तमान में राज्य का मूल्य तत्व है शासन, जिसका आधार है संविधान। इसका मूल्य है शक्ति केंद्रित शासन, जिसका मतलब है गलती को गलती से रोको, युद्ध को युद्ध से रोको, अपराध को अपराध से रोको। इसमें आदमी को क्या होना है, रोकने से क्या सुधरेगा। जितना रोकने गए उतना ही अपराध युद्ध बढ़ता गया। ये तो सबके सामने है। व्यापार का व्यसन तो शोषण से छूटता ही नहीं। धर्म का व्यसन है सबको आश्वासन देना और सम्मान पाना। आश्वासन क्या देना? पापी को तरुंगा, स्वार्थी को परमार्थी,
अज्ञानी को ज्ञानी बनाएंगे। इन आश्वासनों को पूरा होने का कोई प्रमाण तो मिला नहीं। मानव जाति आज तक सोचती रही मैं गलत हूँ, परंपराएं सही हैं। यहाँ से की आंख खोलना चाहता हूँ, परंपराओं की आंख नहीं। मैं परंपरा से लेन देन नहीं करता हूँ, मैं एक आदमी हूँ, आदमियों से संबंधित हूँ। बढ़िया दीदी। तो यहाँ तो पर इसमें हाँ जी तो इसमें परंपराओं को बिल्कुल हटाया ही गया है ना, मतलब एक तरीके से उसमें कुछ है नहीं, मतलब है नहीं, और मानवीयकरण में ज्यादा एक महत्व है उसका, शायद बात हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा हम पुस्तक भी इसके बाद में पढ़ेंगे तो आपने शब्द सुना ही होगा, यहाँ पर भी आया ही है विकल्प। इसके पुस्तक में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भी, इसमें तो नहीं है लेकिन बाकी सारी पुस्तकों में शुरू में विकल्प नाम का 3-4 पेज का 5 पेज का एक छोटा सा चैप्टर आता है। तो बाबा जी ने इसको पूरे के पूरे मध्यस्थ दर्शन को एक विकल्प के रूप में रखा है। तो और बार बार ऐसा कहा है कि जो है ना कुछ चीजें जो है वो ऐसी हैं कि उसका पूरा ढांचा ही बदलेगा, हमारे हमारी कल्पनाशीलता में, इमेजिनेशन में जो है ना वो, मतलब अगर हम सोचे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही रहे और इसको मैं ठीक कर दूं तो चीजें कुछ कुछ ठीक नहीं होंगी, ठीक है। तो उसको जो है ना पूरे विकल्प के रूप में जो है वो देखना पड़ेगा। तो परंपरा सुधरने के स्थान पर दूसरा परंपरा स्थापित होगा, मतलब ये बेसिकली एक विकल्प के रूप में प्रस्ताव है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि देखिए तब भी जो नया सिस्टम भी है उसमें भी परिवार है, उसमें भी समाज है ना, उसमें भी खाना पीना, घर, कपड़े, ट्रेवलिंग, ये सब होगी ही। लेकिन लेकिन जो उसके पीछे का पूरा थॉट प्रोसेस जो है, जो समझ वाला पार्ट है, वो आदमी समझ लेगा तो फिर आदमी परंपरा बनाएगा। पहले हम परंपरा को बदल दें और उसके बाद में आदमी बदलेगा, ऐसा नहीं है। आदमी को समझ में आएगा, आदमी को ठीक की तरफ प्रेरित होगा और जितने ज्यादा लोगों को ठीक लगेगा वैसे ही फिर जो है वो जीने में आएगा, तो परंपरा फिर सही के अनुसार बनेगी, ऐसा जो है यहाँ पर कह रहे हैं। भैया जो इसमें ये कह रहे हैं कि 51% से अधिक ही सार्थक है, मतलब उसमें क्या कहना चाह रहे हैं बाबा जी? मतलब मेनली जो है ना, देखिए ऐसा है, जब हम आगे दर्शन में जाते हैं तो वहां पर भी ये आता है। इसको ना मैं पर्सनली ऐसे देखता हूँ कि जैसे कोई कोई बीज रहता है, उससे पौधा लगाते हैं या फल का पेड़ लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो जैसा फल बनना है उसका का पूरा डिजाइन, जैसा पेड़ बनेगा, जैसा पौधा बनेगा, उसका का पूरा डिजाइन जो है वो बीज में ऑलरेडी है। ऐसा तो हमें समझ में आता है ना, इसीलिए इसीलिए हर बार आम की गुठली लगाते हैं तो आम का पेड़ वैसा ही निकलता है। तो मानव कैसा निकलेगा? तो मानव जैसे जैसे पेड़ पौधों में बीज है, ऐसे मानव के आचरण, मानव कैसा निकलेगा? वो संस्कार के रूप में हर मानव में है। उस संस्कार को हमने पुष्ट करना है। जैसे जैसे तो पौधे के बीज को हमने ठीक वातावरण दिया तो पौधा ठीक बना। तो हर मानव संस्कार के साथ में पैदा होता है। जैसे एक दर्शन में ना, मध्यस्थ दर्शन जब हम जाएंगे गहराई में तो एक एक लाइन आती है, उसको भी हम सब सोच ही सकते हैं कि ठीक लगती है। वो बाबा जी अनुभूतियों के रूप में बोला है, संस्कार विहीन मानव नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कोई मानव ऐसा हो जिसमें 0 संस्कार हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन संस्कार विहीन मानव नहीं है। तो जितना संस्कार है बचपन में पैदा होते टाइम, वो संस्कार ही बीज के रूप में मानव में है। और जो व्यवस्था है, जो परिवार है, जो समाज है, उस संस्कार को सही वातावरण देकर पुष्ट कर पाए, ये था वो काम था, है ना। तो अभी इससे पहले हमने जो 5-6 पेज पहले पढ़ रहे थे उसमें क्या था, उसमें बाबा जी ने ऐसा बोला ही था कि अभी तो क्या होता है कि बच्चा बचपन में ठीक लगता है, धीरे करके वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है। हम लोगों ने भी काफी इस तरह के सॉन्ग्स वगैरह भी सुने ही हैं, बच्चे मन के सच्चे और ये सारी चीजें। तो ये
बच्चे तो मन के सच्चे थे, बड़े होके क्या हो गया। तो ये तो जो समाज था, परिवार था, जो व्यवस्थाएं थी, ये हम ठीक वातावरण नहीं दे पाए। यहाँ पर बाबा जी क्या कह रहे हैं कि संस्कार के साथ ही मानव पैदा होता है, उन संस्कारों को पुष्ट करना ही बड़ों का काम और व्यवस्था का काम। तो संस्कार से वही न्याय सत्य की आंशिक उसके लिए हाँ आंशिक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और उसमें और वही बीज है, मतलब वो मानव भी सही समझकर ही सुखी होगा, ऐसा उसके अंदर डिजाइन ऑलरेडी है। वो ठीक से नहीं जी पाता है। दीदी देखिए, मैं भी इसको बड़ी क्लियरली देख पाता हूँ, हम भी अपने में देखें तो जहां जहां पर हमसे अपने जीने में कमियां रही, हमारी अपने जीने में गलतियां हुई, हमें भी अच्छा तो नहीं लगा, है ना। हम भी अगर अपना ही इंट्रोस्पेक्शन भी करें तो आदमी से गलती होती है, उससे उसे अच्छा नहीं लगता, ये अस्तित्व सहज नियम है, ठीक है। लेकिन गलती ना हो, ये कैसे हो, इस चीज का अभी हमारे पास में परंपरा में प्रेजेंटली हमारे पास में सही आंसर नहीं है। मध्यस्थ दर्शन इन सारी चीजों की तरफ, इस यूनिवर्सैलिटी की तरफ हमारा ध्यान दिला रहा है ना। तो जिस तरह से हमें ऐसा वेरीफाई करके ठीक लगे कि हाँ ये वाली बात तो मेरे पे लागू होती है, उतना फिर जो है ना इस तरफ ध्यान जाता है कि ये देखा जाए कि या सिर्फ मेरे लिए लागू होती है या और लोगों पे भी लागू होती है। जी भैया, बहुत सुंदर, थैंक यू। शरण भैया भी आ गए वापस, बढ़िया भैया। और बताएं, नहीं तो अगला प्रश्न भी मेरा पढ़ तो लेते हैं। लैपटॉप बंद हो गया था और नेटवर्क भी अनस्टेबल है। कोई नहीं भैया, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रश्न में कुछ हो बात तो बताएं, नहीं तो अगला पढ़ लें। इसमें ये बढ़िया बाबा जी ने लिखा कि जो तारने वाला है वह भी डूबा दिखाई देता है, तो उन्होंने जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया मुझे बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि आपको रोकना ही पड़ता है ना, समझदारी आने से पहले। जैसे बड़ों के लिए जैसे लिखा है कि युद्ध से युद्ध को रोकने से तो कुछ नहीं होता, गलत को गलत रोकने से तो नहीं होता, पर शायद जब तक बच्चे समझदार ना हो जाए तो शायद रोकना ही एक तरीका है आगे चलने के लिए। उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो बच्चा भी तब तक ही रुकेगा जब, ये बात भी ठीक लगती है ना, हाँ जी, है ना। बाबा जी, मतलब वो 10 साल का बच्चा है, हमारे रोकने से रुक जाएगा। अब वो बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, अब भी हम उसे रोक रहे हैं, अब वो नहीं रुकता, और हमसे लंबा भी हो गया है। अब आप वो शक्ति केंद्रित शासन नहीं चला सकते जो 10 साल की उम्र में चला लेते थे। बाबा जी बोलते भी हैं कि मरीज को और बच्चे को आज्ञाकारी होना चाहिए, ये तो क्योंकि इसमें काम मरीज क्या भी, है। हाँ क्योंकि भैया, बच्चा भी अपने शरीर को संभाल नहीं सकता और समझ के साथ नहीं होता, और मरीज भी अपने शरीर को संभाल नहीं सकता। तो आज्ञा पालन की एक आयु होती है, उसके बाद नहीं हो पाता है फिर। तो इसमें काम यही करना है दीदी कि बच्चा जब तक बड़ा नहीं हुआ है ना, उससे पहले उसमें समझ आ जाए। क्योंकि जब उसने अपने आप को बड़ा मान लिया, उसकी उम्र 18-20 साल की हो गई और सरकार ने भी उसको बड़ा बोल दिया, वो ड्राइविंग भी कर सकता है ना, अब वो वोट भी डाल सकता है, वो तो बड़ा हो ही गया है। मतलब लीगली भी सबने उसको बोल दिया कि तू बड़ा हो गया, उसको भी लगता है कि मैं बड़ा हो गया। तो अब वो हमारे रुकने से रुकने वाला या हमारे चलाने से चलने वाला नहीं है। तो उस आयु से पहले उसमें समझ आ जाए, ताकि जैसा हम उसको चलाना चाहते थे, हम भी उसको ठीक ही चलाना चाहते थे, तो वो खुद ही ठीक चलने लायक हो जाए, खुद ही वो गलती ना करे। इस स्थिति में बच्चे को ये जो है, उसकी स्कूलिंग या कॉलेज पूरा होने तक जो है हमको ये काम पूरा करना है। ये अगर हमने नहीं किया, फिर बाद में जो है मुश्किलें आती। बिल्कुल भैया, थैंक यू। बताइए, अगला पढ़िए, कौन पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं?
हाँ, पढ़िए पढ़िए। प्रश्न, एक तरफ तो आप परंपराओं को सड़ा हुआ बताते हैं, जबकि आदमी उसी परंपरा में पक कर आया है, तो आदमी को भी उस परंपरा में पकने की वजह से सड़ा हुआ होना चाहिए। तब भी आप कहते हैं कि आदमी 50% से अधिक सार्थक है। आपके सार्थक होने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, अभी 4 परंपरा की बात कही गई है, उसमें बैठे लोगों में सुधार की जिज्ञासा नहीं है। गद्दी परस्तों को और गद्दी के दस्तावेजों में जिज्ञासा का आधार नहीं है। इस आधार पर वह सड़ चुका है, जबकि हर आदमी के किसी कोने में जिज्ञासा उदय रहता ही है। इसी आधार पर मैं कहता हूँ कि आदमी 51% से अधिक ठीक है। अगला भी पढ़ो। नहीं नहीं, एक एक करके ही चलते हैं। थैंक यू। ठीक हो गया चरण भैया, आप इसको थोड़ा ये 4 इलेबोरेट। परंपरा बोल रहे हैं। हाँ जी, ये पिछले ये जो 4 परंपरा बोल रहे हैं, हाँ, उसकी जो 4 गद्दियां बताए हैं ना, शिक्षा गद्दी, धर्म गद्दी, व्यापार गद्दी, राज गद्दी, उसी को कह रहे हैं। तो इसमें जैसे वो कह रहे हैं कि गद्दी परस्तों, सॉरी, इसमें जैसे कह रहे हैं कि गद्दी परस्तों को और गद्दी के दस्तावेजों में जिज्ञासा का आधार नहीं है, मगर हर आदमी में होता ही है, तो उन लोगों में भी तो रहता ही होगा कि हम जो कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, मतलब हम जो कर रहे हैं ये समाज के लिए सार्थक नहीं है, तो ये तो अंदर से विरोध रहता ही है ना, अंतर्द्वंद। एक्चुअली जो दस्तावेज में जिज्ञासा का आधार ने इसलिए कहा गया क्योंकि समस्त जो ये 4 गद्दियों में जो मनवाने वाला ही कार्यक्रम है। चारों गद्दियों में मनवाने वाला कार्यक्रम है, चाहे जैसे भय, प्रलोभन, आस्था, बस, ये 3 डंडे हैं। इन 3 भय पूर्वक मानिए या लालच में मानिए या आस्था बस मानिए, मानना मनवाना ही कार्यक्रम है। सारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह जितना सब कुछ आ रहा है, व्यापार गद्दी जो कुछ कर रही है, क्या कर रही है, आपको किसी न किसी तरह से लालच, प्रलोभन बस मनवाने के कार्यक्रम में लगी हुई है। जी भैया, थैंक यू। क्योंकि मानो तो जिज्ञासा से युक्त है, उसमें तो प्रश्न खड़े होते हैं, उसके उत्तर से तृप्ति होती है। जब उत्तर कब तक, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है। अब इसका स्पेस नहीं है। हम लोग तो जहाँ पढ़े, जैसे पढ़े, उसमें हम लोगों को तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने का परमिशन ही नहीं था अपने क्लासरूम में। अब तो थोड़ा बहुत हो भी गया। अच्छा, उस समय डंडा भी रहता था, मतलब ज्यादा पूछ दिए तो इसलिए आप देखिए ना, जिज्ञासा धरी की धरी रह जाती थी और कोर्स पूरा हो जाता था, नंबर मेरा हमेशा अच्छा आता था जबकि जिज्ञासा धरी की धरी रह जाती थी। बिल्कुल सही भैया। ऐसे ही घर में पूजा पाठ होता था, जो कुछ भी होता था उसमें प्रश्न नहीं कर सकते आप, अब भी नहीं कर सकते। और वैसे ही श्रवण भैया के पिताजी तो पुलिस में थे, डंडा हाथ में रहता ही था घर में भी। आप उस पर प्रश्न नहीं कर सकते। धर्म गद्दी, राजगद्दी ने जो बना दिया उसको मानना है, उस पर प्रश्न नहीं कर सकते। ऐसे व्यापार गद्दी में प्रश्न नहीं कर सकते, कुछ न कुछ तरीका निकाल करके आपको मनवा ही ले जाएंगे। अभी जो है एक सीरियल कार्टून आ रहा था, मैं गोरखपुर में था, तो कोई बताया कि ये जो है पता नहीं क्या 2 ही लोग हैं और ये वॉशिंग मशीन का बार बार पूछता है कि वॉशिंग मशीन खराब। भतीजी हमारी देख रही थी, बोलती है जब 2 ही लोग रहते हैं तो वॉशिंग मशीन क्या जरूरत। हमने कहा यही तो तुम लोगों को पता नहीं है, तुमको लगता है ये सीरियल चल रहा है, ये एक्चुअली वॉशिंग मशीन का प्रचार चल रहा है। तो 2 लोग रहो तो भी, 1 आदमी रहो तो भी वॉशिंग मशीन बहुत जरूरी है तो ऐसे ही हो रहा है। बहुत जितने सीरियल हैं आप देखिए ना, सारे ही टीवी सीरियल में हमको लगता है स्टोरी चल रही है, स्टोरी नहीं चल रही होती है। उसके पीछे जो मकान है, जो पर्दे हैं, जो बिस्तर है, जो कपड़े हैं, जो गाड़ी है, वो सारी चीजों का प्रचार चल रहा होता है। हमको लगता है सीरियल चल रहा है। तो ये मनवाने का काम पूरा है, जिज्ञासा के लिए जगह नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। भैया फिर तो न्याय भी सारा प्रिय हित लाभ में ही उसमें ही मिक्स होता जाता है। न्याय का पता ही नहीं है ना, अभी तो प्रिय हित लाभ को ही न्याय बोला जाता है। वैसे आपको चॉकलेट अच्छा लगता है और हम आपको खिला दिए, यही न्याय है। जी।
आपने कोई कपड़ा पसंद कर लिया और आपको बहुत अच्छा लग गया, और हम पिता हैं, आपके गार्जियन हैं, और हम उपलब्ध करा दिए, यही सारा न्याय तो अभी वही है। देखिए, अभी न्याय की बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि आज का सेशन का टाइम भी हो रहा है। सब साथियों के लिए ना मैं एक सजेशन देता हूँ कि हम ये न्याय शब्द की बहुत लंबे समय से यहाँ जीवन विद्या के सेशन से पहले भी बात करते थे, और जीवन विद्या के सेशंस में तो हम न्याय की बार बार बात कर रहे हैं। जब भी हम न्याय धर्म सत्य की बात करते हैं, है ना, तो भ्रमित अवस्था से हमें जागृति की ओर जाना है, तो उसका पहला कदम न्याय ही है। प्रिय हित लाभ में जीते हुए अब हमको जब न्याय धर्म सत्य की तरफ जाना है, तो पहला कदम न्याय के रूप में। तो ये अपने में ना सेल्फ वेरिफिकेशन कीजिए, अपना इवेल्युएशन कीजिए, अपना टेस्ट लीजिए कि मैं अभी तक जितने भी समय से आप इन सेशंस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जीवन विद्या में न्याय किसको कह रहे हैं, ये आपकी कितनी क्लैरिटी बनी है ना। जैसे अभी जैसे शरण भैया ने सेंटेंस यूज किया कि अभी तो हम इसी को न्याय समझे हुए हैं, है ना, हम इसको न्याय मान रहे हैं। पहले भी हम किसी चीज को न्याय मानते थे, अब हम कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, जितने भी समय से आप इन सेशन से जुड़े हैं, आप भी कुछ इस न्याय शब्द से अब क्या समझते हैं? क्या अब तक आपके मन में एटलीस्ट वो इतना बैठ गया है कि चलो समझना बाकी है, लेकिन न्याय से ये कह रहे हैं, जैसे कि न्याय की यहाँ पर कुछ परिभाषा है, 4 बुलेट पॉइंट्स हैं, उसमें न्याय कहते हैं, तो वो आपकी कितनी क्लियरिटी बनी है ना। इसको अपने में जांचिए, देखिए, ध्यान में रहता है हमेशा, और उस तरफ आप गहराई से समझ रहे हैं तो ठीक है। और अगर ऐसा अपने में निष्कर्ष निकलता है कि भैया अभी तो वो 4 बुलेट पॉइंट्स भी याद नहीं है, तो ये बीच वाले हफ्ते में पुराने प्रेजेंटेशंस देखिए, रिकॉर्डिंग्स देखिए, और वो न्याय किसको कह रहे हैं, वो 4 बुलेट पॉइंट्स को, उसको आप अपने में स्थिर कीजिए, तब आगे की यात्रा जो है वो बढ़ेगी। नहीं तो ये सेशंस चलते रहेंगे और गाड़ी कहीं पहुंचेगी नहीं। अच्छे टीचर ऐसे ही धीरे से बात करते करते होमवर्क दे देते हैं। नहीं भैया, मतलब देखिए, अगले संडे तक के लिए होमवर्क हो गया, अगले सैटरडे। जिसने पहले बढ़िया होमवर्क है, नहीं मतलब किया न्याय, उसी के लिए है, देखिए कुछ ही जिसने चीजें किया हैं। है। और हम तो कॉपी भी नहीं जांचते भैया, अपने आप ही होमवर्क कीजिए, अपने आप ही जांचिए। चलो भैया, बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे थे आप? कुछ ही चीजें हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कुछ चीजें हैं जो स्पष्ट हो गई, तो अब जैसे न्याय स्पष्ट पूरा होगा जब, तब मूल्य भी स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए ना, जीवन स्पष्ट होना, न्याय स्पष्ट होना, व्यापक, ये सब चीजें पहले देखिए, अभी हम जीवन में हम अनुभव नहीं होगा, लेकिन जितना जितना हम उसके बारे में अपने मनन को लगा रहे हैं, उतना उतना हमको जो कुछ भी तर्क हमारे पास है, वो तर्क तृप्त होता जाता है, तो हमारा विश्वास बढ़ता नहीं। बात तो सही है, व्यापक के बारे में जितनी जितनी बातें कही गई हैं, उतनी उतनी अगर आगे हम बढ़ते जाते हैं और हमारे तर्क उसमें कुछ तृप्त होते जाते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता नहीं। बात तो समझने की है। तो यही तो 3-4 मुद्दे हैं जहाँ ध्यान लगाना है। जी भैया। और भैया, मेरा एकदम से ध्यान गया बीच में, अभी मैंने ये स्क्रीन शेयरिंग हटाई है तो सबके नाम दिख रहे हैं। गोपाल भाई ने बीच में, गोपाल सिंह जी ने हैंड रेज किया था, तो मुझे लग रहा था मैं बाद में बात करूंगा, फिर मेरे भी ध्यान से निकल गया। गोपाल भाई, किस लिए हैंड रेज किया था, बताएं प्लीज। आई थिंक पेज 99 पे संपादिक आया हुआ है। अच्छा, ओके। उसका संपादिक का मीनिंग इस जगह पे है, 99 पे ऊपर है, नीचे है, एकदम फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन है शायद। अच्छा, देखते हैं भैया, एक सेकंड मैं स्क्रीन पे भी आता हूँ। फर्स्ट लाइन ही है। कोई नहीं, ला रहा हूँ भैया। शिक्षा कार्य। अच्छा, यह जब यह विधिवत संपादित होता है, मतलब भैया जब पूरा संपन्न होना, कंप्लीट, आपका एग्जैक्ट, बिल्कुल भैया। ठीक हो गया। और कुछ प्रश्न है? आज की जितनी बात हुई तो रखिए, अगर करना हो 2-4 मिनट बात और कर सकते हैं, नहीं तो रैप अप करते हैं। चलिए, ठीक है, नमस्कार।
नेक्स्ट नमस्कार सैटरडे सभी फिर मिलते हैं। नमस्कार। जी हाँ। नमस्ते सभी को। नमस्कार नमस्ते, थैंक यू नमस्कार सो जी। मच। थैंक यू। नमस्कार सभी।